हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है क्या मैं बोझ हूँ। रात के 12 बज रहे थे और वह नन्ही परी से जी खोल के बतिया रही थी। सुन, आज तू पूरे 4 महीने की हो गई है। तुझे मैंने कैसे बचाया है ये बात तो तू भी जान गई होगी। तेरे पापा और तेरी दादी तो बुरी तरह तेरे पीछे पड़े थे। तुझे मारने के लिए कोई कसर ना छोड़ी थी उन्होंने। मैंने डॉक्टर सल्ला से बातचीत कर ली थी कि मैडम टेस्ट करते समय आप इन लोगों को लड़का है ऐसा बता देना। डॉक्टर सल्ला ने घर के सभी लोगों से कहा। पहले बच्चा उल्टा था, इस कारण ठीक से पता नहीं चल सका था। डॉक्टर के लड़का कहते ही पूरे घर में खुशियां मनाई जाने लगी। सुन रही है ना, मेरा और तेरा बहुत ध्यान रखा जाने लगा। सुन लाडो, अब मुझे अंदर ही अंदर डर भी बहुत लग रहा है। तुझे मैं 4 महीने और बचा लूंगी। तेरे जन्म लेते ही इन्हें पता चल जाएगा और तब अगर इन दुष्टों ने तुझे मार दिया, यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप उठती है। लाडो, तू सुन रही है ना? तू ही कोई रास्ता बता। मैं ऐसा क्या करूं कि तू बच जाए। तभी पेड़ पर नन्हे नन्हे पैरों का आघात होता है, मानो नन्ही परी कुछ कह रही हो। जानकी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चल लाडो, अभी तो चैन से सोते हैं। तुझे 4 माह का जन्मदिन मुबारक हो। तू हमेशा स्वस्थ रहकर चिराऊ होना। तेरी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहेगा। तू परिवार, समाज व देश का नाम रोशन करना। पेड़ पर हाथ फेरते हुए तुझे ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। इसी तरह बातें करते करते जानकी अपनी नन्ही परी के साथ सो गई। सुबह उठते हुए उसकी सास उसके आगे पीछे चलकर उसकी सेवा करने लगती है। 3 बेटियों के बाद इस बार तो मेरी बहू इस घर का वारिस देने वाली है। जानकी चुपचाप अपनी 3 बेटियों को देखभाल करती रहती। उन्हें प्यार से तैयार करके स्कूल भेजती। स्कूल से आते ही उन्हें गर्म गर्म भोजन कराती, उन्हें स्वयं पढ़ाती। सास ताना देती, इन पर इतना खर्चा करके वह इतना प्यार उड़ेल कर क्या मिलेगा। शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। अपनी कोख के वारिस पर ध्यान दे। उसे अगर कोई तकलीफ हुई तो इस घर में ना रह सकेगी। उसकी खातिर ही तेरा इतना लाड हो रहा है। अब की तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि इस घर का वारिस तेरी कोख में पल रहा है। इसका ठीक से ध्यान रख। जानकी, तुझे इन छोरियों के लिए ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। यह तो भूखी प्यासी रहकर भी बड़ी हो जाएंगी। ये तो बड़ी लंबी उम्र लिखवा कर लाई है। तुझे इनकी चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। इन्हें पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है। बस तू तो मेरे पोते का ध्यान रख। जानकी मुंह बंद किए हुए अपनी सास की कड़वी बातों को सुनती रहती थी। जानकी को ऐसा लगा मानो पलक झपकते ही 8वां महीना भी समाप्त हो गया है। अब जानकी को अपनी नन्ही परी की चिंता सताने लगी। रोज की तरह जब जानकी अपनी नन्ही परी को प्यार करते हुए उससे बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगा मानो परी कुछ बोल रही है। माँ, तू डर मत, अब मेरे बाहर आने का समय आ गया है। तू उसी डॉक्टर के पास चले जा जिसने तेरा साथ देकर मुझे बचाया था। वह डॉक्टर तेरी रक्षा जरूर करेगी। फिर क्या था, सुबह 4 बजे घर के लोगों के उठने से पहले ही जानकी अपनी सभी बेटियों को प्यार करके डॉक्टर के घर की तरफ चल दी। डॉक्टर का घर और अस्पताल एक साथ ही था। डॉक्टर उस समय एक महिला की डिलीवरी में व्यस्त थी। जानकी बाहर बेंच पर बैठ गई। प्रसूति कक्ष से फ्री होकर जब डॉक्टर सल्ला बाहर आई तो उन्होंने बेंच पर जानकी को बैठे देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। जानकी, सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ, दर्द तो नहीं है? जानकी ने डॉक्टर सल्ला को नमस्कार करते हुए कहा। मैडम, दर्द तो नहीं है, पर आज बेचैनी कुछ ज्यादा हो रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नन्ही परी आने वाली है। आज 8 महीने 25 दिन ही हुए हैं। जानकी बोली, मैडम, आपको तो पता ही है, जैसे ही मेरी सास और पति को पता चलेगा
कि हमने उनसे झूठ कहा था तो उसी क्षण मेरी सास मुझे और मेरी परी को जिंदा जला देंगी। मैडम, आप तो जानती हो वह कितनी कठोर है। मेरी परी भी आज कुछ डर सी रही थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। सुबह होते ही वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। मैडम, आप ही कोई रास्ता बताओ। डॉक्टर सल्ला ने कहा, जानकी तुम डरो मत, अंदर आओ, तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। जानकी का चेकअप करते ही डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गई। बच्चा बिल्कुल नीचे आ चुका था, पर जानकी को कोई दर्द नहीं था। डॉक्टर ने जानकी से कहा, अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारी परी बाहर आने वाली है, तुम चिंता मत करो, उसे मैं पालूंगी और तुम्हारे घर वालों को मैं बता दूंगी कि तुम्हारे अर्धविकसित मरी हुई बेटी हुई थी। वो लोग उसे देखेंगे भी नहीं। तुम घर चली जाना, तुम्हारी अमानत मेरे पास पलेगी। तुम जब भी जी चाहे उससे आकर मिलती रहना। डॉक्टर की बातों से जानकी को थोड़ी तसल्ली हुई। डॉक्टर जानकी को लेबर रूम में ले गई। कुछ समय पश्चात ही बिना किसी तकलीफ के जानकी ने अपनी परी को जन्म दिया। शायद परी जानती थी कि माँ के पास पहले से ही बहुत दर्द और तकलीफें हैं, इसलिए परी ने माँ को और दर्द नहीं दिया। जानकी नन्ही परी को पाकर बहुत खुश थी। डॉक्टर सल्ला उसे पालेगी इस बात से वह और भी खुश और निश्चित हो गई थी। परी बहुत प्यारी थी। जानकी ने उसे गोद में लेकर उसे ढेर सारी बातें की। फिर डॉक्टर सल्ला ने नर्स के हाथ में देकर परी को दूसरे कक्ष में रख दिया। डॉक्टर सल्ला बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। उम्र लगभग 60 के आसपास होगी। उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा स्नेह और प्रेम देती थी। वह परी को पाकर बहुत खुश थी। अब तक वह हजारों बच्चों की डिलीवरी करवा चुकी थी, पर इतनी खुशी उन्हें कभी नहीं मिली जितनी परी के जन्म से मिली थी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं माँ बन गई हो। इधर सुबह होते ही घर में जानकी को न देखकर सब परेशान हो गए। जानकी का पति बिजनेस के काम से दिल्ली गया हुआ था। उसे फोन किया गया। जानकी की सास कलावती और देवर विनय जानकी को ढूंढते हुए दोपहर के समय डॉक्टर सल्ला के अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर सल्ला ने बताया कि जानकी को रात से ही बहुत अधिक तकलीफ हो रही थी। आज सब गहरी नींद में सो रहे थे। इसने आप लोगों को नींद से उठाना उचित ना समझा, इसलिए वो आप लोगों को बिना बताए ही यहाँ आ गई। सास बहुत खुश हो गई थी। वह डॉक्टर से बोली, मेरा पोता कैसा है? डॉक्टर सल्ला ने कहा, मुझे आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा कि जानकी ने एक अर्धविकसित बच्चे को जन्म दिया था, जिसको देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि वह लड़का है या लड़की। कुछ अंग लड़की जैसे थे। जन्म के कुछ क्षण बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जानकी बहुत कमजोर है, उसे 4-5 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। आप लोग उस बच्ची को ले जाएं और उसका क्रियाक्रम कर दें। जानकी की सास गुस्से से बोली, हम उस बच्ची का क्या करेंगे? आप अपने अस्पताल के शवगृह में ही उसका देह संस्कार करवा दीजिए। यह कहकर जानकी की सास गुस्से में अस्पताल से बाहर आ गई। घर जाकर उसने अपने बेटे को फोन करके सब बात बताई और कहने लगी, तेरी पत्नी जानकी मनुष्य है, कुलच्छड़ी है। अब उसे घर लाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसे त्याग कर दूसरा विवाह कर ले। 2 दिन बाद जानकी का पति संजय घर वापस आ गया। उधर जानकी 4 दिन से अस्पताल में ही थी। घर के किसी भी सदस्य ने उसकी खोज खबर नहीं ली। 1 सप्ताह बाद जानकी नन्ही परी को डॉक्टर सल्ला के पास छोड़कर वापस घर आई, तो इस घर के सभी लोगों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। सभी लोग उसे बुरा भला बोल रहे थे। उनसे उसकी 3 बेटियां रीता, मीता, गीता माँ को पाकर बहुत खुश थी। जानकी ने बड़े प्यार से अपनी 3 बेटियों को गले लगाया। कुछ समय बाद जानकी की सास ने जानकी से कहा, तू तो कुलच्छड़ी है, एक बेटा ना जन सकी। मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह कर रही हूँ, तू जहाँ जाना चाहे जा सकती है। जानकी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आप इनका दूसरा विवाह करवा दीजिए, लेकिन मैं अपनी 3 बेटियों के साथ इसी घर में रहूंगी। कुछ समय बाद संजय का दिल्ली की एक लड़की रेखा
से दूसरा विवाह हो गया। उधर परी 1 साल की हो चुकी थी। जानकी हर दिन किसी न किसी बहाने से परी को मिलाती थी। देखते ही देखते परी ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। डॉक्टर सल्ला उसको बड़े प्यार से पाल रही थी। परी उन्हें बड़ी माँ बोलती थी। इधर संजय की दूसरी पत्नी ने रेखा ने 1 वर्ष बाद एक कन्या को जन्म दिया। अब तो जानकी की सास कलावती के क्रोध और दुख की सीमा न थी। वह परेशान होकर बीमार रहने लगी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। डॉक्टर सल्ला ने परी को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। परी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। देखते ही देखते नन्ही परी डॉक्टर परिधि बन चुकी थी। जानकी को वह आंटी बोलती थी। अब कलावती भी 80 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन पोते की चाह अभी भी उसके मन में गहराई हुई थी। अधिक चिंतित रहने के कारण एक दिन कलावती को लकवा मार गया। उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए और आवाज भी चली गई। घर के सभी लोग परेशान थे। जब संजय 7 वर्ष का था तभी एक दुर्घटना में संजय के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कलावती ने ही अपने दोनों बेटे संजय और विनय को पाल पोस कर बड़ा किया था। कलावती पढ़ी लिखी नहीं थी। वह 3-4 घरों में खाना बनाने का काम करती थी। उसी आमदनी से उसने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया था। इस समय संजय और विनय दोनों ही सरकारी नौकरी में थे। पैसे की कोई कमी न थी। दोनों बेटे अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। विनय की शादी अभी नहीं हुई थी। दोनों बेटों ने माँ के इलाज में पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। कलावती अब बिस्तर पर मोहताज सी पड़ी रहती थी। वह बोल भी नहीं सकती थी। संजय की दूसरी पत्नी रेखा तो कलावती के कमरे में झांकती भी न थी। वह नौकरी भी करती थी, इसलिए सुबह जाकर शाम को घर वापस आती थी। पर जानकी अपनी सास की दिन रात दिल से सेवा करती थी। डॉक्टर परिधि अब प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन बन चुकी थी। दूर दूर से लोग डॉक्टर परिधि के पास इलाज के लिए आते थे। डॉक्टर सल्ला भी अब वृद्ध हो चुकी थी, परी उनका बहुत ध्यान रखती थी। इधर जानकी की तीनों बेटियों का विवाह हो चुका था। वो सब अपने ससुराल में सुखी थी। डॉक्टर परिधि ने भी अपने साथ पढ़े हुए डॉक्टर रितेश से विवाह कर लिया था। एक दिन जानकी ने परी को कलावती की बीमारी की बात बताई और घर आकर देखने के लिए कहा। जब परिधि ने जानकी के घर आकर कलावती को चेक करने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो मानो एक चमत्कार सा हो गया। कलावती के हाथ में एक कंपन सा हुआ और बेजान हाथ में जान आ गई। अब डॉक्टर प्रतिदिन कलावती के हाथ पैरों की एक्सरसाइज करवाती थी। दवाई भी चल रही थी, आवाज की थेरेपी भी चल रही थी। 2 महीने के अंदर कलावती कुछ कुछ बोलने लगी थी। हाथ पैर भी काम करने लगे थे। कलावती और संजय डॉक्टर परिधि की सेवा से बहुत खुश थे। कुछ समय बाद जब कलावती पूरी तरह ठीक हो गई तो डॉक्टर परिधि के पैर छूकर कहने लगी, बेटा तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया है। तुम इंसान के रूप में भगवान हो। जानकी दूर खड़ी सब बात सुन और देख रही थी। वह बीच में बोल पड़ी, हाँ माँ, यह भगवान ही है। यह तुम्हारी चौथी पोती परी है, जिसे मैंने आप सबसे छिपा कर रखा था, क्योंकि आप सब लोगों पर तो बेटे का भूत सवार था। परी को डॉक्टर सल्ला ने पाला है। पास में खड़े संजय और विनय भी सब बातें सुन रहे थे। परी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानकी ने परी को कसकर गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं ही तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ, पर मैं अभागन इस सब के कारण तुझे अपने सीने से लगाकर पाल न सकी। कलावती व संजय ने अपनी बेटी परी व जानकी से क्षमा मांगी। कलावती ने जानकी को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने हम सबकी आंखें खोल दी। मैं अनपढ़ गवार बेटा और बेटी में फर्क करती थी, पर आज तुमने मुझे एक नया सबक सिखाया है। अब हम सब एक साथ प्यार से रहेंगे। परी की बहनों को भी फोन करके बुला लिया गया था। तीनों बहनें रीता, मीता, गीता अपनी छोटी बहन परी और रेखा की 10 वर्ष की बेटी स्वीटी से मिलकर बहुत खुश थी। जानकी की आंखों से पोते का पर्दा हट चुका था। उसने अपनी 5 पोतियों को गले से लगाकर प्यार किया और भरपूर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मैं कमेंट में जरूर बताएं, क्या बेटियां बोझ होती हैं जो लोगों को सिर्फ लड़का चाहिए?